Hello everyone, welcome to again Alok's Physics. In this session we will deal with some important numericals related to charge and fundamental properties of charges. ठीक है, अगर आप चार्ज क्या होता है और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस अगर प्रीवियसली नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना उसको। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना आप। और आपको पता होगा कि मैं जो भी लेक्चर आपका ले रहा हूँ उस लेक्चर का जो नोट्स है मैं पीडीएफ फॉर्म में लिंक में दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना है, ठीक है ना। और बहुत इंटायर फिजिक्स, और याद रखें कि हम जो फिजिक्स सेशन अभी स्टार्ट किए हैं ना, वो आपका 11-12 तो निकालेगा, साथ में आप कॉम्पिटिशन भी आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। दोनों के लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उनको देखें और फिर इसको देखें, तो आपको बहुत इजीली समझ में आए कि न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली सॉल्व करते कैसे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है अपन बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो हम न्यूमेरिकल किसके बेस्ड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चार्ज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से आता है। किससे आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एग्जैक्टली होता है क्या चीज़ है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एग्जैक्टली क्या होता है कि जो चार्ज, याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो चार्ज होता है वो लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉट्स ऑफ प्रोटॉन से मिलके बनता है। वो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बन सकता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बन सकता है। लेकिन जो उनका जो नंबरिंग है ना, मतलब ऐसा होगा कि 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, 200 इलेक्ट्रॉन 200 प्रोटॉन, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, 2.8 प्रोटॉन से मिलके बना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं तो थोड़ा सा रिकैप दे रहा था। तो अब चलते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसके रिगार्डिंग अपन आज की क्लासेस को डील करते हैं। ओके, तो चलें, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो हम अभी डील करेंगे कि अगर आपको कोई पूछे कि ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, ये ऐसा कोई बॉडी है, ठीक, कोई भी बॉडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं। कितना कूलम चार्ज दे रहे हैं? 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, 1 कूलम अगर चार्ज में किसी बॉडी को प्रोवाइड करता हूं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब 1 कूलम चार्ज अगर इस बॉडी को मैं दे रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? पता है ना आपको? सॉल्व कर पाएंगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं, अगर नहीं बनता है तो। नाउ इट्स माय टर्न। अब मैं बताता हूं कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसको मैं 1 कूलम अगर चार्ज दे रहा हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा। तो बात यहाँ पे ध्यान रखो, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? इन अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी है, उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबरिंग है वो बताना। तो आप सबसे पहले तो ये दिमाग की बत्ती जला लें, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड बाय नंबर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब कितना, मतलब कोई एक नंबर होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एक नंबर है, हाउ मेनी मतलब एक नंबर ही है। तो ये समझ में क्लिक कर लें कि उसमें क्या फाइंड आउट करने बोला, एन। तो और चार्ज कितना दिया, 1 कूलम। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे इजी फंडा, ठीक है, सबसे इजी फंडा, आप हमेशा क्या करना, जब भी न्यूमेरिकल देगा सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिखना, उसके बाद अननोन वैल्यूज को लिखना जिसको फाइंड आउट करना, फिर दोनों को कंपेयर करना। तो आपको फार्मूला खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो चार्ज दिया हुआ था, निकालना क्या था, एन निकालना था। क्या यार इन दोनों को देख के आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है क्या जिनमें दोनों के दोनों यूज हो रहा होगा? यस, हमने पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़े है ना। क्या पढ़े? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों के क्वांटीकरण, याद है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से मिलकर बनता है। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मैं बताया लेक्चर में। ठीक, तो आपको पता है कि क्यू गिवन है, कितना, 1 कूलम प्लस माइनस एन फाइंड आउट करना है। ई, यार ई जो है वो एलिमिनेटरी वैल्यूज है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। क्लियर? तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पे मैं ला के रख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो मुझे n फाइंड आउट करना है। तो 1/1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जब इसको मैं डिवाइड दूंगा ना, तो
तो इट बिकम्स 6.25 10 टू द पावर 18। अच्छा बताओ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 ये आ गया। यूनिट क्या होगा? मतलब ये तो आ गया। ये क्या है? ये वो नंबर बता रहा है कि अगर कोई बॉडी होगा, उस बॉडी को अगर मैं 1 कूलम चार्ज अगर देता हूं, कोई बॉडी को अगर 1 कूलम चार्ज अगर मैं देता हूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? तो उसमें टोटल 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, कितना बड़ा अमाउंट है यार। 10 टू द पावर 3 होता तो 1000, 10 टू द पावर 4 होता तो कितना था? 10,000, 10 टू द पावर 5 मतलब 1 लाख। यहाँ पे क्या बता रहा? 10 टू द पावर 18, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। बहुत बड़ा अमाउंट है तो कितना हो जाएगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? ट्रांसफर्ड होते हैं। बात समझ में आ गया? याद रहेगा ये वैल्यूज? ठीक, चलो यहां तक आने के बाद मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि यार इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा? बता सकते हैं आप मात्रक क्या होगा? चलो मैं केले खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, 5 केले मैंने खरीदे, तो जो 5 होगा उसका यूनिट क्या है? यार नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। नंबर जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। हाउ मेनी बुक्स? देयर आर 5 बुक्स। कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। तो उन किताबों को कोई मात्रक है क्या? नहीं है। तो जो नंबर्स होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप क्लिक करना चाहिए माइंड आपका कि अगर कोई बॉडी को अगर 1 कूलम चार्ज देते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? 6.25 10 टू द पावर 18। इसको तो रट डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फटाक से नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन फिर से मैं आपको दे रहा हूं, समझे और कैसे बनेगा ट्राई करें, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। कितना क्या दे रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। और कितना चार्ज दे रहे हैं? 6.0, चलो 6.0 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को अपन क्या दे रहे हैं? 6.60 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम का चार्ज दे रहे हैं। क्या ये चार्ज देना पॉसिबल है या नहीं? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सोचें आप, जल्दी सोचें। ओके, सोच लिए, मैं आपको बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इतने चार्ज दे रहे हैं, वो पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको सॉल्व करना। चार्ज दे रहे हैं ना, तो चार्ज अगर दे रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? चार्ज जब दे रहे हैं तो ये क्यू का वैल्यू गिवन है, ठीक। और इतना इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर्ड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो मैं क्या यूज करूंगा? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशंस प्लस माइनस एनी, ठीक है। हिंदी वालों को भी समझ में आ गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि चार्ज दे रहा हूँ कि इतना कुलम चार्ज दिया, जब इतना कुलम चार्ज दिया तो क्या बॉडी में सच में जानने लायक है कि नहीं है, तो इसको आपको निकालना था। तो सबसे पहले मैं n निकालूंगा। n इज इक्वल टू क्यू बाई ई आएगा, और q का जो वैल्यू है वो 6.0 इंटू 10 टू द पावर 18 कुलम, और e का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इन सबको डिवाइड दे दिए ना तो ये आ गया 37.5। कितना आ गया? 37.5। अब आप जज करो, क्या किसी बॉडी को 37.5, कल का याद कर लो क्या था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? ये इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज, याद आया? पूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए? कल की क्लास में बताया, n हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 कितना भी हो, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी n का वैल्यू किस में आ रहा? पॉइंट में आ रहा। तो n का वैल्यू पॉइंट में आना क्या चीज़ डिसाइड करता है? कि ये क्वांटाइजेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ के रूल को अगर फॉलो नहीं करता है, मतलब इतना चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये गलत है कि इतना चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छे से देखें, नोट कर लें फटाक से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अब सोचें, 2 क्वेश्चन हो चुका, अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक का शोप बबल है, शोप बबल, ठीक है, सोप बबल है, साबुन का बुलबुला,
साबुन का बुलबुला, ठीक, साबुन का बुलबुला, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसका रेडियस इनिशियली कितना चल रहा है, R1 है। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कोई सोप बबल है, सोप बबल को मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ। नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ तो क्या इसका रेडियस चेंज होगा, कि वो अगर इतना बड़ा बॉल है तो उतनी बड़ा रहेगा, या चेंज हो जाएगा, या फिर मतलब कंप्रेशन होगा, मतलब कंप्रेस कर देगा कि एक्सपांड हो जाएगा। मतलब साबुन का बुलबुला है, इसको अपन किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऋण आवेश दे रहे हैं, तो इस स्थिति में उसकी जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कि जैसा है वैसे ही रहेगा। सोचें, जल्दी कोशिश करें, मैं बताता हूँ। ओके, मैं बताऊँ क्या होगा। तो याद रखो बच्चों, जब आप इसको क्या करेंगे, चार्ज देंगे, नेगेटिवली चार्ज देंगे, तो चार्ज कहाँ आएगा, इसके आउटर मोस्ट सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी अगर क्लोज सरफेस होगा ना, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आउटर मोस्ट सरफेसेस में ही होगा। क्यों होगा, आगे की कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ने वाले हैं उसको। तो ये क्या करेगा पता, इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और हमेशा याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सम्मित रूप से वितरण होता है। जो आवेश का अगर वितरण है ना, तो हमेशा कैसा होता है, सम्मित रूप से होता है। इसके पीछे भी एक रीजन बताता हूँ, समझने की कोशिश करें। अगर मान लो कोई बबल है, अगर इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अगर इधर गया तो दूसरा इधर नहीं आएगा, ठीक उसके अपोजिट। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ, -4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी बबल को दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बात समझ में आ गया। तो जब मैं इसको दिया सम अमाउंट, कुछ भी मतलब कुछ मात्रा में अपन क्या दिए, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन दोगे आप, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी इसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, और भी होगा। सपोज कर लो कि इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब अंदर अंदर इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो जो ऐसा था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में सब में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तो अब अगर इसका रेडियस कितना हो गया, R2 हो गया, तो जो R1 था, R1 जो था, अब धीरे से दिए तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया क्या क्या, अब वो एक्सपेंशन हो गया। क्यों एक्सपेंशन क्यों हुआ इनमें, क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस लग रहा। जब रिपल्शन लग रहा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R2। अब इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो R1 क्या होगा, R2, तो R2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि कोई भी अगर शॉप बबल है उसको अपन नेगेटिवली चार्ज करेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। और कहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके आउटर मोस्ट सरफेसेस में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा उसके बाहरी कक्ष में ही होगा, और बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो वितरण होगा वो समान रूप से, सम्मित रूप से होता है, यूनिफॉर्मली। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब साइज बढ़ गया, इसलिए रेडियस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया होगा। अब इसको फटाक से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ना 2 स्फीयर है, 2 क्या स्फीयर है, ठीक है, और दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। ये जो है वो सॉलिड है, और ये क्या है, होलो। मतलब ये जो है वो ठोस है, ये जो है वो क्या है, ठोस है, और ये है खोखला है, ठीक है, ठीक है। और ये मेटल के, मान लो किसके, बबल्स वाला केस वाला नहीं है, ये मेटल के बने हैं। अपने पास मेटल के दो स्फीयर है, स्फीयर का मतलब तो गोला है, और ठीक है, गोला है, और दोनों गोलों में एक खासियत है कि एक सॉलिड है तो दूसरा क्या है, होलो है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जब मैं दोनों को चार्ज करूंगा, दोनों को चार्ज दूंगा, तो कौन सा अधिक चार्ज होगा। मतलब सॉलिड वाला अधिक चार्ज ले लेगा, होलो वाला कम चार्ज लेगा, या होलो वाला ज़्यादा चार्ज ले लेगा और सॉलिड वाला कम चार्ज लेगा। समझ में, चार्ज किस में ज़्यादा आएगा, तो सोचना आपको है।
कैरी ऑन, फटाक से सोचो। ओके, नाउ अगेन इट्स माय टर्न। क्या होगा, तो याद रखो बच्चों, जब मैं इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज दूंगा ना, जब मैं इसको क्या करूंगा, किसी एक्सटर्नल सोर्स से जब चार्ज दूंगा तो चार्ज हमेशा इसके आउटर मोस्ट सर्फेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर मोस्ट सर्फेसिस में, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये क्या करेगा, रहेगा। इसमें भी अगर करता हूँ ना, तो इसमें भी चार्ज क्या होगा, आउटर मोस्ट सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और दोनों का एरिया है, दोनों का ये क्या है, रेडियस क्या है, सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों में आउटर मोस्ट सरफेस में क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रहा है ना, इनर सरफेस से कोई मतलब नहीं है, तो आउटर मोस्ट सरफेस क्या है, सेम है। सरफेस डेंसिटी वगैरह थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सरफेस डेंसिटी का मतलब उसके सरफेस में कितनी चार्ज की डेंसिटी हो सकती है, कितने चार्ज रुक सकते हैं, डिपेंड करता है उसके एरिया पे। इसका एरिया ले लो चाहे इसका एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो सरफेस की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एट पर यूनिट एरिया। ठीक, तो दो, इसका एरिया भी निकालूं चाहे इसका एरिया निकालूं, अगर इसका रेडियस की बात करूं आर है तो इसका भी रेडियस क्या होगा, आर। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सपोज कर लो कि मेरे पास दो सेम मेटल के स्पीयर्स हैं, मतलब दो धातु के गोले हैं। ठीक है, दो मेटल स्पीयर है, मतलब धातु के गोले हैं। सॉलिड ले लो या फिर क्या, चलो सॉलिड ही ले लो, लेकिन दोनों को सॉलिड लेना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों के दोनों सॉलिड अगर मान लो, या होलो ले लो, या दोनों को होलो, तो दोनों को होलो लेना पड़ेगा, मतलब खोखला। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आप ये बताओ कि एक को मैं पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ ए को, और बी को जो है मैं वो नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ। मतलब ए को मैं पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ तो बी को क्या कर रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ। जब मैं एक को पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ और एक को नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ, तो आपको बताना यह है कि किसका मास कम होगा या ज़्यादा होगा, या दोनों के दोनों सेम रहेंगे जैसा पहले थे। तो अच्छा, जो चार्ज कर रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में चार्ज कर रहे हैं। मान लो इसको 10 कूलम का अगर पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो इसको 10 कूलम का अपन क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों को चार्ज कर रहे हैं। तो आपको बताना यह है कि किसमें किसका मास क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। चलिए टेक योर टाइम, कैरी ऑन। सोच लिए तो पॉज कर लो, सोचो, बनाने की कोशिश करो, नहीं बन रहा मैं बताता हूँ फिर से क्या होगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में भी बताया था मैं इस बात को, और इस बात को अपन जो पॉइंट लिखे थे द टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो उसमें भी इस बात को अपन डिस्कस किए थे कि किसी भी चीज़ को अगर नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। याद करो माचिस की तिल्लियाँ, याद है। तो जब भी किसी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं ना, उसका जो मास है, और जिसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं ना उसका जो मास है, जब भी किसी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो उसका मास वैसे भी क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना m1 का मास बढ़ जाएगा और m2 का मास क्या जाए, मतलब m1 का मास बढ़ जाएगा और m2 क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जिसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं वो हमेशा क्या होता है, उसका मास कम होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसका मास क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। क्लियर, समझ में आ गया। नोट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 1.6 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, 1.6 कूलम का चार्ज दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब कितने का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको 1.6 कूलम का चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा, बताना है आपको, सोचो। ठीक, मैं बताऊँ, चलिए देखिए फिर से एन आ गया, एन को फाइंड आउट करना। यार एक ही चीज़ तो याद आता है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू कितना है, 1.6 कूलम, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये कैंसिल आउट करेगा, तो एन का वैल्यू जो होगा वो 10 टू द पावर 19 कूलम। कितना चार्ज आ जाएगा उसमें, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। क्लियर, होपफुल। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, मैं करा दे रहा हूँ ताकि स्टेट लेवल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपका टारगेट IIT JEE नीट वगैरह है
बिलीव मी, अगर आपका टारगेट IIT जेई नीट वगैरह है तो आपको इस लेवल के साथ साथ आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी बनाना चाहिए। जो प्रेजेंटली जो मैं स्टार्ट किया हूँ उसमें तो अभी पॉसिबल नहीं है, आगे की वीडियोस में हो सकता आ सकता है। या आपको फुल पैकेज चाहिए ना, कि मतलब मुझे नहीं अभी करना और पूरा अच्छे से करना है, तो आपको विद्याकुल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और सारे IIT एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो प्रेजेंटली नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।